Hi students, welcome back to the channel, and today in this video we will cover one topic, that is selection process of chapter number 6, staffing. And if you haven't seen the remaining part of this video, you can get the link from description box. So let's start with today's topic, that is selection. ठीक है, तो देखिए सिलेक्शन होता क्या है। बेसिकली आपने स्टाफिंग पढ़ा है, स्टाफिंग में स्टाफिंग प्रोसेस अब तक आपने पढ़ लिया होगा। तो स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर हमने पढ़ा था एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, फिर हमने पढ़ा था रिक्रूटमेंट, और रिक्रूटमेंट के बाद हमने पढ़ा था सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के अंदर फर्दर भी कुछ स्टेप्स आते हैं जो कि हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर एक बात सिंपल सी समझते हैं, सिलेक्शन आता है रिक्रूटमेंट के बाद। रिक्रूटमेंट में कंपनी क्या करती है, ज़्यादा लोगों को इनवाइट कर लेती है। हमारे को चाहिए 10 लोग, लेकिन कंपनी ने इनवाइट कर लिए 25 लोग। अब 25 लोगों को तो रख नहीं सकते, रखना तो 10 ही लोगों को पड़ेगा। तो कंपनी क्या करती है, उन 25 लोगों में से जो बेस्ट 10 हैं उनको चूज़ कर लेती है और बाकी लोगों को मना कर देती है। तो सिलेक्शन ये प्रोसेस है जिसमें आप अवेलेबल जो भी आपको इंटरव्यू देने के लिए लोग आए हैं उनमें से बेस्ट एम्प्लॉयज़ को आप चूज़ कर लेते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको हम सिलेक्शन कहते हैं। तो इस सिलेक्शन के अंदर काफ़ी सारे स्टेप्स आते हैं, तो एक एक करके इन स्टेप्स को समझते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन का जो पहला स्टेप है वो है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। देखिए कई बार ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा लोग इंटरव्यू देने के लिए आते हैं और कंपनी सब लोगों को रख नहीं सकती, पहली चीज़, और सभी लोगों का इंटरव्यू भी नहीं ले सकती। कई बार बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो कंपनीज़ क्या करती है, सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करती है। देखो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है शॉर्ट लिस्ट करना। तो यहाँ कंपनी क्या करती है, जितने लोग इंटरव्यू देने के लिए आए हैं तो उनमें से जो लोग एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं उन लोगों को शॉर्ट लिस्ट कर देती है। अब जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन ने जब वैकेंसी ओपन करी थी या जब एडवर्टीजमेंट निकाला था तो उसमें लिखा था कि वी रिक्वायर्ड गुड पीपल विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। हमें ऐसे लोग चाहिए जिनकी इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी या इंग्लिश में वो काफ़ी अच्छे हों, जिनको इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी हो। ठीक है, ये कंपनी ने अपने मैंडेटरी लिखा था कि इंग्लिश स्पीकिंग इज़ मैंडेटरी, राइट। अब इंटरव्यू देने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं। अब सपोज़ करो ऑर्गेनाइजेशन में 10 वैकेंसीज़ हैं, 50 लोग इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, 50 लोग रिक्रूटमेंट के थ्रू आए हैं। अब 50 लोगों का डेफिनेटली आप अपने बॉसेस से इंटरव्यू नहीं करवा सकते। तो कंपनीज़ क्या करती हैं, एक लोअर लेवल मैनेजर, लोअर लेवल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर यहाँ पर 50 लोगों का एक छोटा सा इंटरव्यू लेगा, जिसमें बस वो उनकी प्रोफिशिएंसी देखेगा, जिसमें ये देखेगा कि ये जो एम्प्लॉय है जो उसके सामने इंटरव्यू दे रहा है ये फर्दर बॉस के सामने भेजने लायक है या नहीं है, मतलब इसको आगे भेजना है या नहीं। तो इसको यहीं पर फिल्टरिंग कर लिया जाता है। जो अनसूटेबल होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को मैच नहीं कर रहे होते उनको यहीं से ही वापस कर दिया जाता है। अब जैसे एग्जांपल मान लीजिए कंपनी ने MBA मांगा है, ठीक है। अब ठीक है, 50 लोग इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, चाहिए 10, और कंपनी ने MBA रिक्वायर्ड किया है। 50 के 50 लोगों ने MBA कर रखा है। तो ये लोग क्या करेंगे कि ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने MBA डिस्टेंस एजुकेशन से किया है या बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं किया है, ऐसे लोगों को शुरुआत में ही फ़िल्टर कर देंगे, उन लोगों को यहीं से हटा देंगे, उनका इंटरव्यू ही नहीं करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, सबका इंटरव्यू हम नहीं करा सकते। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, तो यहाँ पर क्या है कि एक छोटा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर शुरुआत में ही एम्प्लॉय का एक छोटा टेस्ट लेगा, एक इंटरव्यू लेगा, जिसमें ये फाइंड आउट कर लेगा कि इस बंदे को आगे भेजने लायक है या नहीं। तो एग्जाम्पल वही रखते हैं हम लोग, 50 लोग हमारे इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, 10 लोग हमें चाहिए। तो हमने क्या किया, एक प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग किया जिसमें से 25 लोग चले गए, जिसमें से 25 लोग जो अनसूटेबल थे, मतलब वो फिट नहीं करते थे, इस जॉब के लिए फिट नहीं थे, उनको हमने पहले ही राउंड में गायब कर दिया, मतलब वापस भेज दिया। अब बचे 25 लोग, अब 25 में से हमें बेस्ट 10 लोग चाहिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा सिलेक्शन टेस्ट। अब देखिए सिलेक्शन टेस्ट में होता क्या है बच्चों, कि हर ऑर्गेनाइजेशन में नेचर ऑफ जॉब मतलब किस तरह का नेचर है जॉब का, उस पर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट किस तरीके का ले रही है। अब अगर एक गार्ड की ज़रूरत है, एक पैकेजिंग करने वाले लोगों की ज़रूरत है, या बहुत एक लोअर स्किल जॉब की ज़रूरत है, तो सिलेक्शन टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। एक जूनियर अकाउंटेंट की ज़रूरत है तो बहुत बड़ा सिलेक्शन टेस्ट नहीं होगा। लेकिन जिस तरह की जॉब
होती है, जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है, ऑर्गेनाइजेशन उसी तरह का ये सिलेक्शन टेस्ट बनाती है। मतलब ये सेल्फ मेड टेस्ट होता है। लेकिन इससे कुछ पॉइंट्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं। देखिए, इसमें कंपनीज कुछ टेस्ट लेती हैं। सबसे पहला जो टेस्ट है वो है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या करती हैं, मतलब ये रिटन टेस्ट होता है बेसिकली। इंटेलिजेंस टेस्ट में ये देखती हैं कि जो इंटरव्यू देने के लिए पर्सन आया है वो कितना इंटेलिजेंट है, उसका इंटेलिजेंसी लेवल कैसा है, ठीक है, वो उसकी लर्निंग एबिलिटीज़ कैसी हैं, उसका डिसीजन मेकिंग कैसा है, उसका जजमेंट कैसा है, ठीक है। तो क्योंकि हमें ऑर्गेनाइजेशन में उसकी इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ेगी आगे, तो यहाँ पर हम ये चेक करते हैं कि वो कितना इंटेलिजेंट है। इसके बाद होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है, देखिए जो एम्प्लॉई आपके यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आया है उसने पढ़ाई काफ़ी समय पहले ख़त्म कर दी होगी। तो अब अगर फर्दर अगर हम उसे कुछ पढ़ाते हैं, कुछ नया सिखाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में नई कोई चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है, तो ऐसे में उसको नई चीज़ सीखने में कितना समय लग जाता है। तो पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स बाय द एम्प्लॉय इज कॉल्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। मतलब किसी एक इंडिविजुअल की किसी नई चीज़ को सीखने की पोटेंशियल कैसी है, इसके लिए हम उसका एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं। क्योंकि आप देखो ना, अकाउंट्स हुआ, कंप्यूटर हुआ, या टेक्नोलॉजी वाली कोई भी चीज़ हुई, ये बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही हैं। तो एम्प्लॉई ने तो मान लीजिए कि जावा सीख रखी है, लेकिन अभी मार्केट में चल पाइथन रहा है, तो आप ये देखेंगे कि अगर हम उसे पाइथन सिखाएंगे तो वो कितनी जल्दी सीख जाएगा। ऑलराइट, इसके बाद आती है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट में देखते हैं कि जो एम्प्लॉई है उसकी मैच्योरिटी लेवल कैसी है, उसके वैल्यूज़ कैसे हैं, ठीक है। यहाँ पर उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी देखी जाती है कि वो चीज़ों को कैसे डील करता है, सिचुएशंस में कैसे को हैंडल करता है, वो स्ट्रेस को कैसे बेयर करता है, उसका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, उसकी बातचीत का तरीका कैसा है, किस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है, रूड तो नहीं है, ईगोइस्टिक तो नहीं है। यहाँ पर पर्सनैलिटी में ये चेक करता है। इसके बाद आता है जी ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में क्या होता है, ये देखते हैं कि जो एम्प्लॉई आया है, जिस भी पोस्ट के लिए उसने इंटरव्यू दिया है या जिस भी काम के लिए वो आया है, उस काम से रिलेटेड उसके पास कितनी नॉलेज है। जैसे अगर सेल्स के लिए आया है तो सेल्स की नॉलेज कितनी है, परचेज़ के लिए आया है तो परचेज़ की कितनी नॉलेज है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए आया है तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की कितनी नॉलेज है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आया है तो उसके पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी कितनी है, कितना कंप्यूटर जानता है। ये है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट के बाद जो अगला टेस्ट होता है वो होता है आपका इंटरेस्ट टेस्ट। अब इंटरेस्ट टेस्ट में ये देखते हैं कि जो है नया एम्प्लॉई आया है उसका इंटरेस्ट और किस किस चीज़ में है, उसका इन्वॉल्वमेंट और किस किस चीज़ में है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉई इंटरेस्टेड ही नहीं है, बस किसी वजह से वो इंटरव्यू देने के लिए आया है। तो यहाँ पर ये पता किया जाता है कि क्या एम्प्लॉय का एक्चुअल इंटरेस्ट उस फील्ड में है भी या नहीं, ठीक है। अब एक बार अगर एम्प्लॉय का ये सारे टेस्ट क्लियर हो जाते हैं, तो टेस्ट क्लियर होने के बाद अगर वो एम्प्लॉय टेस्ट को क्लियर कर रहा है तो उसको नेक्स्ट स्टेज में भेज दिया जाता है एम्प्लॉय इंटरव्यू। इंटरव्यू होता है, यहाँ पर पैनल बैठते हैं, जज बैठते हैं, कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स बैठते हैं, जो उससे पूरा इन डेप्थ इंटरव्यू लेते हैं, पूरा कॉन्वर्जेसन करते हैं उसके साथ, हर चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि उसका इंटरेस्ट कैसा है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी नॉलेज कितनी है, वो प्रोफिशिएंसी है या नहीं है, वो जिस चीज़ के लिए जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए आया है वो सूटेबल है भी या नहीं। अब अगर मान लीजिए इंटरव्यू उसका अच्छा हुआ है तो उसके बाद उसका अगला रेफरेंस चेक होता है, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक होता है। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक में ये देखते हैं कि एम्प्लॉय जहाँ पर काम करके आया है, जिस प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा था, वहाँ उसका बिहेवियर कैसा था, एटीट्यूड कैसा था, ठीक है, उसका कोई पुलिस रिकॉर्ड तो नहीं है, उसका एजुकेशन कैसी है, मतलब जो एजुकेशन वो लेकर के आया है, जो उसने रिज्यूमे में मेंशन करी है, उतनी एजुकेटेड वो है भी या नहीं, उसकी फैमिली बैकग्राउंड, ये सब चीज़ें चेक करते हैं। देखो बहुत ज़रूरी होता है कि एम्प्लॉय के बारे में समझना। अगर आप उसका बैकग्राउंड नहीं समझ पाए और आपने उसको रख लिया, और मान लीजिए उसका बैकग्राउंड क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा, या उसका बैकग्राउंड पहले से बहुत अच्छा नहीं था, उसको वो बहुत अग्रेसिव था, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करने वाला एम्प्लॉय था, तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी। तो यहाँ उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है। अब बैकग्राउंड अगर मान लीजिए उसका सही है, सब चीज़ें बढ़िया हैं, फिट है, तो उसके बाद उसका सिलेक्शन डिसीजन होता है, जिसमें देखते हैं कि ओके अब इसको हम रख रहे हैं या नहीं रख रहे, ठीक है। तो डिसीजन लास्ट है यहाँ पर, मतलब लास्ट तो खैर नहीं है, यहाँ डिसीजन लिया जाता है कि भाई इंटरव्यू हो गया, उसका टेस्ट अच्छा हुआ, इंटरव्यू अच्छा हुआ, रेफरेंस सब ठीक था, तो फर्दर हम देखते हैं कि उसको हम रखेंगे या नहीं रखेंगे। इसके बाद आता है जी आपका मेडिकल एग्जामिनेशन।
अब मेडिकल और फिटनेस एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप, एक ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को जब रखती है तो उस पर बहुत पैसा खर्च करती है, उसको ट्रेनिंग देती है, ठीक है। अब ट्रेनिंग देने में ऑर्गेनाइजेशन का बहुत खर्चा हो जाता है, या उसका रिक्रूटमेंट में भी ऑर्गेनाइजेशन का काफ़ी खर्चा हो जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि जो एम्प्लॉय इंटरव्यू देने के लिए आया है वो फिट है मेंटली और इमोशनली या फिज़िकली फ़िट है या नहीं। अब अगर एम्प्लॉय फिट नहीं है, फिज़िकली उसको कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, और मेंटली फिट नहीं है, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, वो एब्सेंट बहुत होगा। तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन इन सब चीज़ों को फेस नहीं करना चाहती, तो इसलिए उसका मेडिकल और फिटनेस एग्जामिनेशन करती है। अगला है जॉब ऑफ़र। अगर मान लीजिए उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन लेने पर बढ़िया रहा, मेंटली और फिज़िकली वो फिट है, तो फिर हम उसको जॉब ऑफ़र करते हैं। यहाँ क्या करते हैं, हम उसको जॉब ऑफ़र में उसे बताते हैं कि देखो भाई, आपको हम इतनी सैलरी देंगे, आपके वर्किंग आवर्स इतने होंगे, इतना आपका पीएफ कटेगा, आपको इतनी छुट्टी दी जाएंगी, वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी, आपको कैसे कन्वेंस मिलेगी, ये सब चीज़ें उसको बताई जाती हैं। अब ऑफ़र किया जाता है कि हम आपको ये चीज़ें देंगे, ठीक है। अब अगर मान लीजिए एम्प्लॉय उसको एक्सेप्ट कर लेता है, एम्प्लॉय उसमें थोड़ा बहुत चेंज कराना चाहता है तो करवा सकता है। इसके बाद फाइनल बनता है कॉन्ट्रैक्ट। जब उसको जॉब दे देते हैं ना, जॉब ऑफ़र कर देते हैं, उसको जॉब एक्सेप्ट हो जाती है कि येस आई एम रेडी टू वर्क इन योर कंडीशंस, ठीक है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है, जिसमें उसकी पे स्केल्स, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, वर्किंग आवर्स, वो सब पहले से ही लिखा हुआ होता है कि एम्प्लॉय जाएगा तो उसको किस किस कंडीशन में टर्मिनेट करेंगे, जाएगा तो कितना पहले उसको इन्फॉर्मेशन देनी है, ये सब वो लिख करके उसको हम देते हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन देती है और एम्प्लॉय उसको फाइनल कर देता है, अप्रूव कर लेता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है ये सिलेक्शन के प्रोसेस कंप्लीट कर लिए इस टॉपिक में, मतलब यहाँ इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर ये सिलेक्शन का प्रोसीजर आपको समझ में आया है तो गिव इट अ थम्स अप, ठीक है। नहीं समझ में आया तो रीज़न बताइए क्यों नहीं समझ में आया, और क्यों आप मुझे मेरी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, वो भी आप रीज़न लिखिए, ठीक है। और जस्ट इन केस अगर अच्छी लगी है वीडियो तो अपने फ्रेंड्स को आप शेयर कीजिए, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मेहनत लगती है इस तरह के वीडियोज़ को बनाने में। और जो बचा हुआ टॉपिक है इसी चैप्टर का, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।